नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द IAS हाउस यूट्यूब चैनल में। हम आज इस वीडियो में कैलेंडर टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने जो है कैलेंडर टॉपिक के 2 वीडियोज कवर किए थे। उसमें हमने कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस जो भी उसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट थे उनको समझ लिया था और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ PYQs भी देखे थे। इस वीडियो में हम कैलेंडर जो टॉपिक है उसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे, यानी मल्टीपल टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या अप्रोच लग सकती है। ठीक है, और इसके माध्यम से फिर आप क्या है कि सीटेट के लेवल पे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि आप ये जो कैलेंडर की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे जो कि आपको मिलने वाली है इस वीडियो के पश्चात, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अगर एक बार देखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन जो है सीसेट का आराम से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कैलेंडर टॉपिक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर लिया था, फाउंडेशन सारा हमारा हो गया था, जो भी हमारे उसके सीखने की चीजें थी वो सीख ली थी अपन ने। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो अगर आप लोगों को याद रहेगी तो एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, आप इनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि एक सामान्य वर्ष में महीने का पहला दिन निम्नलिखित के लिए समान होता है। यानी कि जनवरी और अक्टूबर जो महीना है, जनवरी और अक्टूबर जो महीना है सामान्य वर्ष में, यानी जो वर्ष 365 दिन का होता है, उसमें जनवरी और अक्टूबर महीना जो होता है उसका समान होता है कैलेंडर। ठीक है, जैसे अप्रैल और जुलाई का समान होता है, जैसे फरवरी मार्च और नवंबर का समान होता है, और सितंबर और दिसंबर का समान होता है। ठीक है, क्या फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं अप्रैल और जुलाई, तो अपन चेक कर सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल को जो दिन है क्या वही 1 जुलाई को होगा क्या, ये आपको चेक करना है। तो आपको पता है अप्रैल में कितने विषम दिन होते हैं, 2, मई में कितने होते हैं, 3, और जून में कितने होते हैं, 2, कितने आए, 7, यानी कि 7 विषम दिन आ गए। जैसे ही आप 7 में 7 का भाग दोगे तो 0 विषम दिन आ जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि तो इसका मतलब जो दिन 1 अप्रैल को है वही 1 जुलाई को होगा। ठीक है, तो पूरा जो कैलेंडर टॉपिक है बेसिकली वो अपना किस पे टिका हुआ है, पूरा कैलेंडर टॉपिक विषम दिनों पे टिका हुआ है। यानी कि आप कुछ भी इसके अंदर जो है और याद मत रखो, सिर्फ इतना सा आप ध्यान में अगर रख लोगे कि विषम दिन प्रॉपर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस टॉपिक को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। मैं आपको बिना फॉर्मूले के पूरा कैलेंडर टॉपिक जो है वो सिखाया है मैंने। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करके बताऊंगा जिनमें आपको कहीं भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। अक्सर विभिन्न किताबों में और बाकी कई जगहों पे जो है फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं कैलेंडर के, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है, सिंपली आपको विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी जो क्वेश्चन है कैलेंडर का मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हमने सीख ली थी और अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लीप वर्ष में महीने का पहला दिन निम्नलिखित के लिए समान होता है। तो जैसे जनवरी अप्रैल जुलाई का पहला दिन समान होता है, फरवरी अगस्त का पहला दिन समान होता है, मार्च नवंबर का समान होता है, सितंबर और दिसंबर का समान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ नहीं है इनमें, सिंपल सी बात इतनी सी है कि आप इनको फाइंड आउट भी कर सकते हो। जब आप विषम दिनों की संख्या निकालोगे ना तो उनसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको पता रहे उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये बात बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास में कि अभ्यर्थियों को यह याद रखना चाहिए कि शताब्दी का पहला दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार होना चाहिए। शताब्दी का जो पहला दिन है वो सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है या शनिवार हो सकता है, शताब्दी का यानी सेंचुरी ईयर का। ठीक है, जबकि अंतिम दिन जो है वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता है। यानी अंतिम दिन भी बोल दिया उसने कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या क्या जो है इसके अंदर पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, और बाकी जो है आपको मैंने समझा दिया था पहले भी कि एक साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 वर्षों में दोहराया जाता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आपके पास में कैलेंडर है मान लो 2005 का, और आपसे पूछे कि ये कब जो है रिपीट होगा, कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट होगा एज इट इज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 2011 में रिपीट होगा। इसके 2 तरीके हैं निकालने के, एक मैंने आपको विषम दिन निकाल के भी बताया था कि विषम दिन फाइंड आउट कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक मैंने आपको फिर विषम दिन जब निकाल लिए थे उसके बाद मैंने एक बात आपको याद करवाई थी कि अगर आपके पास में केस हो लीप ईयर +1 का तो हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। यदि आपके पास में केस हो लीप ईयर +2 का तो हम 11 ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास में केस हो लीप ईयर +3 का तो भी हम +11 कर देंगे। और यदि हमारे पास में सिर्फ लीप ईयर का केस हो तो +28 कर देंगे। ठीक है, ये बातें हमने सीख ली थी। जैसे 2005 कौन सा केस है,
2004 प्लस 1, 2004 क्या होता है? एक लीप ईयर, तो लीप ईयर +1 का केस है तो डायरेक्ट 6 ऐड कर देंगे। जैसे सपोज करो आपसे पूछता कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2006 का मतलब है 2004 प्लस 2, तो इसमें 2006 में 11 जोड़ देते हैं हम। यदि वो पूछता कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखो 2004 प्लस 3 है 2007, तो इसमें भी +11 ऐड कर देते 2007 में, ठीक है। यदि वो आपसे पूछता कि 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप सिंपली +28 कर दीजिए, ठीक है। इस लीप ईयर वाले के लिए मैंने आपको एक अपवाद भी बताया था, ठीक है। वो अपवाद आप देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि यदि आपसे पूछे कि 1672 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो वर्ष 1672 एक लीप ईयर है, आपको पता लग रहा है 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप +28 जोड़ोगे तो इसके अंदर आ जाएगा 1700, और 1700 लीप ईयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर वही लीप ईयर होता है जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 1700 लीप ईयर नहीं है। और आपको पता है कि लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की आती हो, तो जब सन 1700 अगर लीप ईयर है नहीं तो इसमें फरवरी 29 दिन की आएगी नहीं, तो इसका मतलब जो है आप 1672 का कैलेंडर 1700 में रिपीट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको सिखाया था आप क्या करना, +40 कर देना। जब भी +28 करने पे यदि आपके पास में ये स्थिति आ जाती है कि वो लीप ईयर नहीं आता है, तो आप क्या करो, +40 कर दो। तो 1672 में +40 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1712। अब चाहो तो इसको आप विषम दिन से भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना लंबा करने से मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली ध्यान में रख लो कि 1672 में हमने 28 जोड़ा तो 1700 आया, जो कि लीप ईयर नहीं है, यानी 1672 का रिपीटेशन 1700 में नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, क्योंकि सन 1700 क्या लीप ईयर नहीं है, यानी फरवरी 29 दिन की नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, +40 कर देंगे। तो 1672 में +40 करेंगे तो क्या आएगा, 1712, यानी 1712 वर्ष का जो कैलेंडर होगा, सन 1712 का जो कैलेंडर होगा उसमें 1672 का कैलेंडर रिपीट हो। तो ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि प्रथम 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, प्रथम 200 वर्षों में 3 होते हैं, प्रथम 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, और प्रथम 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं, ठीक है। ये सब बातें अपन डिस्कस कर चुके थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब अपन जो है क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आप लोग का कमांड कैलेंडर टॉपिक पे इतना हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आराम से मैनेज कर सकते हैं, वेदर किसी भी एग्जाम में पूछा हो। यहाँ तो अपन सीसेट के लिए प्रॉपर्ली फोकस होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछा हो, ठीक है। आप बेसिक वीडियोस देख ले कैलेंडर के, और उसके बाद में ये वाला वीडियो आप कर ले कंप्लीट, दैट्स ऑल, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछा है उसने कि वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के बराबर होगा। तो वही वाली बात है, 2005 जो है वो कौन सा केस है, 2004 प्लस 1 का, यानी कि लीप ईयर +1 का। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें +6 ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2011। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और विषम दिनों से भी आपको मैंने निकालना सिखाया था, ठीक है, तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के बराबर होगा। तो 1990 लीप ईयर नहीं है, ध्यान रखना, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। आपको मैंने बताया था यदि किसी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग अगर आपको चेक करना हो तो आप लोग क्या करो, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लो। यदि पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर नहीं जा रहा है पूरा पूरा तो यानी उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 1990 लीप ईयर नहीं है। 1990 का केस कौन सा है, देखो 1990 का केस है 1988 प्लस 2 का, और 1988 क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है। और 1988 प्लस 2 का केस है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, जब हमारे पास में दिया हुआ हो लीप ईयर +2 तो हम क्या करते हैं, +11 वर्ष का एडिशन कर देते हैं। तो 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर रिपीट होगा सन 2001 में। तो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप चाहो तो विषम दिन से भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के बराबर होगा। तो देखो 2019 जो है वो कौन सा केस है, 2019 है 2016 प्लस 3 का, यही है। 2016 क्या है, लीप ईयर है +3, यानी कि हमारे पास में यदि लीप ईयर +3 की कंडीशन है तो हम क्या करते हैं, +11 कर देते हैं। तो 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, डी ऑप्शन 2000 में, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे, देखिए एक बार आप, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और क्लेरिफिकेशन भी हो जाएगा। देखिए
एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए सेम स्वयं का 16वां जन्मदिन सोमवार 29 फरवरी 2016 को मनाता है, सेम के किस जन्मदिन पर पुनः सोमवार होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कैलेंडर के रिपीटेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसने लैंग्वेज फॉर्म में आपको दे दिया, क्वेश्चन फॉर्म में आपको दे दिया, उसने डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे, ठीक है। वो कहना ये चाह रहा है कि सेम स्वयं का 16वां जन्मदिन 29 फरवरी 2016 को मनाता है, तो 29 फरवरी का मतलब है लीप ईयर, 2016 क्या होता है लीप ईयर, और 29 फरवरी दिया हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है लीप ईयर, ठीक है। सेम के किस जन्मदिन पर पुनः सोमवार होगा, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि कौन सी 29 फरवरी अब आएगी, कौन सी 29 फरवरी अब आएगी, यानी कौन से वर्ष की 29 फरवरी होगी वो, फिर वापस से सोमवार आएगा। तो इसका मतलब क्या बात कर रहा है वो, इसका मतलब बात कर रहा है वो लीप ईयर के रिपीटेशन की, यानी लीप ईयर वाले कैलेंडर के रिपीटेशन की तो बात कर रहा है वो। तो इसका क्या मतलब हो गया, 2016 एक लीप ईयर है, इसमें कितना जोड़ देंगे अपन, +28, +28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2044, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर का रिपीटेशन +28 के बाद होता है, ठीक है। और 29 फरवरी वाला केस है तो लीप ईयर है, और 2016 लीप ईयर है क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2044। अब 2016 में सेम का 16वां जन्मदिन था, तो 2044 में कौन सा जन्म होगा उसका, 44वां, ठीक है। तो यानी उसके 44वें जन्मदिन पर पुनः क्या होगा, सोमवार होगा, यानी अल्टीमेटली ये रिपीटेशन का ही केस था, बस आपको क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से समझना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिकेत अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को मनाता है। क्वेश्चन है अनिकेत अपना जन्मदिन रविवार 6 मार्च 2004 को मनाता है, यानी संडे को मनाता है 6 मार्च 2004 को, 6 मार्च 2004 को मनाता है, इतना भी ध्यान रख लो आप कौन सा दिन है, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। वह रविवार को फिर से अपना जन्मदिन कब मनाएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि 6 मार्च 2004 को रविवार है, ठीक है, वो सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा है कि वह रविवार को फिर से अपना जन्मदिन कब मनाएगा, इतनी सी बात पूछ रहा है। अब ये देखो इसके अंदर 2004 क्या है, 2004 लीप ईयर है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, पार्शियल रिपीटेशन का, आंशिक जो पुनरावृत्ति है उसका सिखाया था, उसमें मैंने ये बताया था आपको कि यदि 1 जनवरी से और 28 फरवरी की डेट हो किसी भी लीप ईयर में, ठीक है, तो उसमें हम सिंपली +5 जोड़ देते हैं, यानी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की डेट दी गई हो किसी भी ईयर में, और अगर वो पूछे कि वो पुनरावृत्ति कब होगी तो हम +5 साल कर देते हैं। और यदि अगर आपके पास में केस हो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का, तो अपन ने सीखा था कि इसमें अपन +6 कर देते हैं, यानी कि 6 मार्च 2004 आपके पास में तारीख है, 2004 क्या है, एक लीप ईयर है, और 6 मार्च क्या है, 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच की कंडीशन है, तो इसमें क्या होगी, आंशिक पुनरावृत्ति होगी, ध्यान रखना, इसमें जल्दीबाजी में आप 2004 में 28 साल मत जोड़ना, ध्यान रखने योग्य बात है, ये अपन ने सीखी थी, जिन लोगों ने भी उस बात को नहीं सीखा है वो एक बार देख सकते हैं, जो पिछला जो हमारा पार्ट 2 था कैलेंडर का, उसमें हमने आंशिक रिपीटेशन को सीखा था, एब्सोल्यूट रिपीटेशन और पार्शियल रिपीटेशन को सीखा था, ठीक है। तो 2004 में हमें 28 नहीं जोड़ना है, हमें क्या जोड़ना है, +6 करना है, तो आंसर हो जाएगा 2010, यानी कि 6 मार्च 2010 को फिर से संडे होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से सिखा चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ तो ऑप्शन में आपको फिर भी नहीं दिया हुआ था इतना, लेकिन एग्जाम में सपोज करो आपके सामने इंस्टेंटली +28 वाला ऑप्शन अगर दिख जाता तो आप +28 करके डायरेक्ट आंसर दे देते इसका, जो कि गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि +28 वाला केस वहीं हिट हो रहा है अपना जब अपने को स्पष्ट तौर पे 29 फरवरी दी गई है, ठीक है। यदि डेट्स का मामला है, मैंने उसमें बताया था कि 1 जनवरी से 28 फरवरी का मामला है और 1 मार्च से 31 दिसंबर का मामला है, तो आंशिक पुनरावृत्ति संभव होती है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम स्वयं का 16वां जन्मदिन 28 फरवरी 2016 को मनाता है, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है 28 फरवरी 2016 को मनाता है, ठीक है। सेम के किस जन्मदिन पर पुनः वही दिन कब होगा जो दिन उसके 16वें जन्मदिन पर था। इसमें आपको दिन नहीं दिया है कि 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन है, लेकिन हमें वो दिन निकालने की जरूरत भी नहीं है, उसने सिंपली इतना सा पूछा है कि 28 फरवरी 2016 को जो दिन है वो फिर से सेम के कौन से जन्मदिन पर होगा। तो 2016 क्या है, लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, लेकिन वही वाली बात है इसके अंदर, इसमें आंशिक पुनरावृत्ति हो रही है, क्यों, क्योंकि 1 जनवरी से 28 फरवरी का केस है, इसमें आपको +28 नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, +5 करना है, तो क्या आ जाएगा 2021, अर्थात सेम के 21वें जन्मदिन पर क्या होगा, वो ही पुनरावृत्ति हो जाएगी जो 28 फरवरी 2016 को है, ठीक है। ये अपन सीख चुके हैं, और आप जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देख के सीख ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम स्वयं का 16वां जन्मदिन
1 मार्च 2016 को मनाता है। नेम के किस जन्मदिन पर? पुनः वही दिन कब होगा जो दिन उसके 16वें जन्मदिन पर था। देखो क्या बात आ गई, अब 1 मार्च से 31 दिसंबर वाला केस आ गया। 2016 क्या है? लीप ईयर है, ठीक है, लेकिन +28 नहीं करना है क्योंकि 1 मार्च से 31 दिसंबर वाली डेट हमारे पास में उपलब्ध हो गई। तो क्या करेंगे, सिंपली 2016 में अपन +6 कर देंगे तो 2022, यानी वो अब जो है 22वां जो जन्मदिन होगा उसका, देखो ए ऑप्शन पे जो है वही दिन होगा जो 1 मार्च 2016 को है। देखो इसमें 44वां भी दिया हुआ है आपको वर्ष, 44 कब आता, जब आप 28 जोड़ देते, लेकिन वो गलत हो जाता आंसर क्योंकि इसमें आंशिक रिपीटेशन की स्थिति बन रही है, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए बढ़ते हैं आगे अपन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इनसे क्या आपका जो है कंप्लीटली कैलेंडर टॉपिक जो है उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। यानी कि जो इसका आपका वीडियो का जो थीम है 360 डिग्री अप्रोच, उसका मतलब यही है कि सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। देखिए 24 अगस्त 1923 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है जो कि अक्सर विभिन्न किताबों में दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऐसा अपन ने सीखा था। 24 अगस्त 1923 आपको डेट दी हुई है, इसमें ये देख लो संपूर्ण वर्ष कितने हैं, संपूर्ण वर्ष है इसके अंदर 1922 तक, ठीक है। 1922 में से सेंचुरी कौन सा है इसमें, 1900 तक, और बचे हुए 22 साल क्या है उसके ऊपर के हैं। आपको पता है कि 1900 अगर सेंचुरी ईयर है तो इसमें कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन होता है। कैसे फाइंड आउट किया ये, आपको पता है प्रथम 100 वर्षों में 5 होते हैं, प्रथम 200 वर्षों में 3 होते हैं और प्रथम 300 वर्षों में एक विषम दिन होता है। तो आपको पता है कि 1600 तक, सन 1600 तक जीरो हो जाएंगे, सन 1600 तक जीरो हो जाएंगे 400 और 400 के स्लोट में, क्योंकि 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। उसके बाद में 1700 में 5, 1800 में 3 और 1900 में 1, यानी फाइनली एक विषम दिन आपके पास में आ गया। फिर उसके बाद में है 22 वर्ष। इन 22 वर्षों में ये चेक करो आप कि कितने तो लीप ईयर है और कितने साधारण वर्ष है। तो इनमें आप लीप ईयर देखोगे तो 5 तो आपके इसमें लीप ईयर है, ठीक है, 5 क्या है, लीप ईयर है। और साधारण वर्ष कितने हुए, साधारण वर्ष हो गए 17 वर्ष, ठीक है, ये कितने हो गए 17 साधारण वर्ष। आपको पता है लीप ईयर में जो विषम दिन होते हैं वो 2 होते हैं, तो हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 10, और 17 को 1 से करेंगे क्योंकि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। 10 + 17 कितना हुआ, 27, और जब 27 में आप 7 का भाग दोगे तो फाइनली आपके पास में 6 विषम दिन आ जाएंगे। कितने, 6 विषम दिन आ जाएंगे। तो देखो एक विषम दिन तो आया अपना 1900 साल तक, और ये जो 22 साल है इनमें आ गए 6 विषम दिन। अब आपके पास में डेट कौन सी है, आपके पास में डेट है 24 अगस्त 1923, ये डेट है आपके पास में 24 अगस्त 1923, यानी 24 अगस्त तक के आप जो है विषम दिन निकाल लो। तो आपको पता है जनवरी में 3 होते हैं, फरवरी में कितने होंगे, 1923 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 0, फिर मार्च में कितने 3, अप्रैल में कितने 2, मई में कितने 3, जून में कितने 2, जुलाई में कितने 3, और अगस्त में महीने में कौन सी तारीख है 24 अगस्त। तो 24 अगस्त में आप जब 7 का भाग दोगे तो 3 विषम दिन बचेंगे, तो 3, ठीक है, ऐड कर दो, 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16 और 3 19, 19 में जब 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब फाइनली आप एक चीज नोटिस करो इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में आपके पास एक विषम दिन तो ये रहा, 6 विषम दिन ये रहे और 5 विषम दिन ये रहे, तो 1 + 6 7 + 5 12। जब आप 12 में 7 का भाग दोगे तो फाइनली कितने बचेंगे, 5 विषम दिन। और 5 का कोड क्या होता है, हमें कोई कोड रटने की जरूरत नहीं है, सोमवार से रविवार हम सप्ताह को मान के चल रहे हैं, ठीक है। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। तो 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड होता है शुक्रवार, अर्थात 24 अगस्त 1923 को क्या पड़ेगा, डी ऑप्शन शुक्रवार। यानी आपको ये कोड भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सैटरडे संडे की छुट्टी आती है सब कोई के जीवन में, जो भी नौकरी करता है उसका वीकेंड आता है। तो हम कैसे काउंट करते हैं, वीक का फर्स्ट डे मंडे को मानते हैं, ठीक है। ये कोई मतलब यूनिवर्सल बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि मंडे से संडे तक 1 से लेके 7 तक अपन मान के चलते हैं। तो वही कोडिंग ली है मैंने, मतलब वही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली विषम दिन के दम पे आप इस कैलेंडर टॉपिक को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, उससे और क्लेरिफिकेशन होगा। देखिए 20 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब देखो आराम से कर सकते हैं अपन, अपनी वही बात है, संपूर्ण ईयर देख लो कितने हैं 2029, 2029 में 2000 क्या हो गया सेंचुरी ईयर, 29 साल क्या हो गए उसके ऊपर के। 2000 में कितने विषम दिन होंगे 0, क्योंकि हमें पता है 400 में 0 होते हैं, तो 400 400 के स्लोट में भी गिनेंगे तो 0 होंगे।
29 सालों में जो है कितने तो लीप ईयर है वो देख लो, तो कितने लीप ईयर है? 7 लीप ईयर है। कितने साधारण वर्ष है? 22 साधारण वर्ष है। 7 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 14। और जो साधारण वर्ष है अपने पास में जो 22, ठीक है, वो जो साधारण वर्ष है उनमें कितने होंगे? 22। 22 और 14 कितने होते हैं? 36। कितने विषम दिन बचे इनमें? एक विषम दिन बचा, एक विषम दिन बचा। आप चाहते तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 14 में 7 का भाग दे दो तो 0, 22 में भी 7 का भाग दे दो तो एक विषम दिन, तो भी एक विषम दिन आया। यानी आपके पास में सन 2029 तक कितने विषम दिन आए? सिर्फ एक विषम दिन आया। अब उसके बाद आपके पास में डेट है 20 जनवरी, तो 20 जनवरी तक कितने विषम दिन होंगे? 20 जनवरी में जब आप 7 का भाग दोगे, 20 जनवरी में यानी 20 में जब 7 का भाग दोगे तो 6 विषम दिन, और आपके पास में एक विषम दिन ये रहा पहले का, 6 + 1 क्या हुए? 7। तो 7 का कोड क्या होता है? रविवार। तो इसका क्या आंसर हो गया? रविवार। तो देख लिया आपने कि बिल्कुल इजी वे में कितनी सी जगह में सॉर्ट आउट हो गया और अपना जो है सवाल का आंसर भी आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रविवार। अब आपको कोई अलग अलग से मंथ के, लीप ईयर के, किसी के भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक प्रोसीजर से आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 1713 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? निकाल दो। 1713 में 1712 क्या है? फुल ईयर है, उसमें से 1700 हो गया सेंचुरी और 12 साल हो गए उसके ऊपर के। 1700 में कितने विषम दिन होंगे? 5, क्योंकि 1600 के बाद में 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में 5 होते हैं। और ये जो 12 साल है इनमें कितने लीप ईयर है? इन 12 सालों में कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है इनके अंदर। और कितने साधारण वर्ष है? 9। तो 3 × 2 6 + 9 कितना हुआ? 15। 15 में जब आप भाग दोगे 7 का तो कितना बचेगा? एक विषम दिन, यानी 5 विषम दिन तो आ गए 1700 में, एक विषम दिन आ गया 12 वर्षों में। ठीक है, फिर इसके बाद में 10 मई तक का टाइम है, तो जनवरी में कितने? 3, फरवरी में कितने? 0, क्योंकि 1713 लीप ईयर नहीं है। मार्च में कितने? 3, अप्रैल में कितने? 2, और 10 मई अगर दिया हुआ है तो मई में कितने बचे आपके पास में? 3। 3 और 3 6, 2 8 और 3 11। 11 में जब 7 का भाग दिया तो कितना बचा? 4। फाइनली आपके पास में कितने जो है विषम दिन आ गए? 5 ये, 1 ये 6 और 4 10। तो 10 में जब आप भाग दोगे 7 का तो क्या बचेगा? 3, और 3 का कोड क्या होता है? बुधवार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वेडनेसडे। एज सिंपल एज क्वेश्चन था, देख लो आपके सामने ही मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए के बाद में क्वेश्चन है कि यदि 2 मार्च 2006 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब मुझे बताओ 2 मार्च 2006 से लेके 2 मार्च 2022 तक कितने वर्ष है आपके पास में? 16 वर्ष है। ठीक है, 16 वर्ष है। अब ये बताओ मुझे कि इन 16 वर्षों में से आप ये देख लो कि कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो आपके पास में लीप ईयर आ रहा है 2008, 2012, 2016, 2020, यानी 4 तो लीप ईयर आ रहे हैं आपके पास में। ठीक है, और बाकी जो बच रहे हैं वो क्या है? साधारण वर्ष। कितने? 12। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 8 और इसको 12, क्योंकि इसमें 2 विषम दिन होते हैं लीप ईयर में। 12 + 8 20। इसमें जब आप 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा विषम दिन? 6 odd days। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सिंपली कि 2 मार्च 2006 को यदि गुरुवार था तो 6 odd दिन क्या करो आप उसमें ऐड कर दो। गुरुवार में 6 odd दिन ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? बुधवार, बी ऑप्शन। जैसे ही गुरुवार में आप 6 विषम दिन जोड़ोगे तो बुधवार, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही विषम दिन वाला क्वेश्चन था, बेसिक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 15 सितंबर 2022 को गुरुवार था, ठीक है, 15 सितंबर 2022 को गुरुवार था तो 25 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 15 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक के आप क्या करो? विषम दिन निकाल दो। सितंबर में कितने बचे? सितंबर में बचे 15 दिन, क्योंकि 30 का होता है महीना। अक्टूबर में कितने विषम दिन होते हैं? 3, क्योंकि अक्टूबर 31 का महीना होता है। और नवंबर में 25 तक की डेट है तो 25 में आप भाग दे दो 7 का तो कितने बचे? 4। 4 + 3 7, और 15 में जब 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1। 4 + 3 7 + 1 8। 8 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1। यानी फाइनली एक विषम दिन आया। तो गुरुवार में 1 जोड़ दो, क्योंकि आगे की डेट निकाल रहे हो आप, 15 सितंबर से 25 नवंबर पे जा रहे हो आप, तो 1 जोड़ दो तो क्या आंसर हो जाएगा? शुक्रवार, ए ऑप्शन। ठीक है, कर चुके हैं अपन ऐसे क्वेश्चन, फिर भी एक बार आप जो है ट्राई करिए खुद से और क्लेरिफिकेशन आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 4 फरवरी 2012 को शनिवार था तो 16 अप्रैल 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन है। तो देखो 4 फरवरी 2012 को शनिवार था। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, सिंपली जो है 4 फरवरी 2012 से और आप निकाल दो 4 फरवरी 2016। ठीक है, यहां तक की डेट आप निकाल दो। ठीक है,
तो 4 फरवरी 2012 से 4 फरवरी 2016 के लिए क्या करेंगे अपन, विषम दिनों की गिनती कर लेंगे। तो आपको पता है 2012 क्या है, एक लीप ईयर है, और इसमें फरवरी की डेट दी हुई है 4 फरवरी, यानी कि फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो यानी लीप ईयर वाला यहाँ पे लागू हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 4 फरवरी 2012 से और 4 फरवरी 2013 तक कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 29 की आ रही है। तो आप ये देखो 4 फरवरी 2013 से 4 फरवरी 2014 तक कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, आप अंगुलियों पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। फिर 2014 से 2015 तक कितने विषम दिन होंगे, 1, और फिर 2015 से 4 फरवरी 2016 तक कितने होंगे, 1, क्योंकि फरवरी 29 की अभी तक नहीं आई है, अपन 4 फरवरी 2016 पे रुक गए हैं, ठीक है। तो 2 और 3 5, यानी कि यदि 4 फरवरी 2012 को शनिवार है तो 4 फरवरी 2016 को क्या होगा, 4 फरवरी 2016 को होगा गुरुवार, ठीक है। आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है, 16 अप्रैल 2016, तो 16 अप्रैल 2016 निकाल दीजिए। आप काउंट कर लीजिए फरवरी में कितने दिन बचे, 25 दिन, 25 दिन तो बचे फरवरी में, क्योंकि 2016 की फरवरी 29 दिन की होगी। फरवरी 2016 में कितने दिन बचे अब, 25। मार्च में कितने विषम दिन होते हैं, 3, और अप्रैल की तारीख दी हुई है 16, तो ये 16 और 3 19, 19 और 25 कितना हुआ अपना, जोड़ दो आप जो है 44, 44 में 7 का भाग अगर आप दोगे तो कितने विषम दिन आएंगे, 2। ये 2 किस में जोड़ना है, 4 फरवरी 2016 को क्या है, गुरुवार, क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी जब आप इसमें गुरुवार में 2 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा शनिवार, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। आप इसको चाहो तो पूरे को कंबाइंडली भी कर सकते थे, आप चाहो तो इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो, क्या आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपका कमांड किस तरीके से हो रखा है, ठीक है। कंसेप्ट वही विषम दिन का आपको लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद में क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार था तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, यानी वो पीछे की बात पूछ रहा है आपसे, आपको आगे की तारीख दी हुई है और पीछे की पूछ रहा है। 30 तारीख को यदि रविवार था और 1 तारीख को कौन सा दिन था, तो इसके बीच में कितने दिन हुए, 29 डेज, और 29 में जब 7 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओड डे। अब मुझे बताओ आपको क्या निकालनी है, पीछे की डेट, तो 1 माइनस कर दो किसमें से, रविवार में से, क्योंकि आपको 30 तारीख दी हुई है, 1 तारीख निकालनी है पीछे वाली, ठीक है, उसी महीने की, तो रविवार में से 1 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका शनिवार, वही विषम दिन वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो 60 सप्ताह का मतलब है पूरे वीक दिए हुए हैं, तो अगर शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विषम दिन नहीं आएगा। आप जब 7 से डिवाइड करोगे 60 सप्ताह को, 60 सप्ताह का मतलब क्या है, 60 मल्टीप्लाई बाई 7, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 60 वीक का मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 विषम दिन आएगा, तो यानी शुक्रवार ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कल से 5 दिन पहले सोमवार था तो कल के 8 दिन बाद क्या होगा। देखो वो पूछ रहा है कि कल से 5 दिन पहले सोमवार था, यानी कि 5 दिन पहले सोमवार था, यानी कल क्या था, शनिवार, कल क्या था, शनिवार, शनिवार से 5 दिन पहले सोमवार, तो आज क्या है, रविवार, ये हो गया आज का दिन। ने बोला है कल के 8 दिन बाद, तो कल क्या होगा रविवार के बाद, सोमवार, और सोमवार के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, एक विषम दिन ऐड कर दो इसमें, मंगलवार। क्यों, क्योंकि सोमवार के 8 दिन बाद का मतलब है 7 का भाग दो, 8 में एक विषम दिन आया, सोमवार में वो एक ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा मंगलवार, वही विषम दिन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बस समझने की बात है इन प्रश्नों को, जो बोला है अपने को वो काम करना है। आपको सीसेट एग्जाम में सिंपली इतना सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, जो वो बोल रहा है उसको आप कर दो मैनेज, आपका आंसर आ जाएगा। आपको वहां पे कोई ट्रिक टेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपली आप कॉन्सेप्ट्स को अपने को मजबूत रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो कल से 9 दिन पहले क्या था। वो बोल रहा है 6 दिन बाद अगर शनिवार है तो इसका सीधा सा मतलब है आज क्या है, रविवार है, जब भी तो रविवार के 6 दिन बाद शनिवार आएगा, ठीक है। तो कल से 9 दिन पहले क्या था, तो कल से 9 दिन पहले का मतलब शनिवार से 9 दिन पहले, तो 9 में 7 का भाग देंगे तो 2 विषम दिन आएंगे, शनिवार में से -2 कर दो, आंसर आ जाएगा गुरुवार। तो क्या ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, गुरुवार, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, यदि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष पहले उस तारीख को कौन सा दिन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2022 को सोमवार था
तो 100 वर्ष पहले उसी तारीख को कौन सा दिन था, यानी 31 जनवरी 1922 की आपसे वो बात कर रहा है। बस 31 जनवरी 2022 दिया हुआ, 31 जनवरी 1922 की बात कर रहा है। कितने वर्ष है इनके मध्य? 100 वर्ष है। ठीक है, अब आप ये चेक कर लो कि इन 100 वर्षों में कितने लीप ईयर है। इनके अंदर 25 लीप ईयर है। और कितने साधारण वर्ष है? 75। 25 लीप ईयर क्यों है? क्योंकि 1922 से और 2022 की यात्रा में हमारे पास सेंचुरी ईयर आता है सन 2000, जो कि एक लीप ईयर होता है, जो कि एक लीप ईयर होता है। यदि इसी क्वेश्चन में दिया हुआ होता 1822 से अगर 1922 की अगर ये बात करता, 1822 से 1922 की अगर ये बात करता, तो 24 लीप ईयर होते, क्योंकि 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं होता है। 1900 जो है लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसलिए 1822 से अगर 1922 की बात होती इन 100 सालों की, तो 24 लीप ईयर होते। लेकिन बात हो रही है 1922 से 2022 की, तो इसमें सन 2000 एक सेंचुरी ईयर है, लेकिन वो लीप ईयर भी है, क्योंकि 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो 25 हो गए लीप ईयर, 75 हो गए साधारण वर्ष। 25 लीप ईयर में कितने दिन हुए? 50 विषम दिन, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। 75 में कितने हुए? 75 विषम दिन। ठीक है, तो कर दो इनको सॉर्ट आउट। 50 में 7 का अगर आप भाग दोगे, 50 में अगर आप 7 का डिवाइडेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 विषम दिन। 75 में 7 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 विषम दिन। 5 + 1 कितना हुआ? 6। अब आपको पता है कि 31 जनवरी 2022 को सोमवार है। ठीक है, तो आपको पीछे की डेट निकालनी है, तो सोमवार में से 6 माइनस कर दो। यानी क्या करेंगे अपन? सोमवार में से माइनस का 6 कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? जब मंडे में से माइनस का 6 करेंगे तो मंगलवार इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी मंडे में से अपन अगर -6 करेंगे तो मंगलवार इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 31 जनवरी, इसके 100 वर्ष पहले जो तारीख है 31 जनवरी 1922, उसको क्या होगा? वो मंगलवार होगा, क्योंकि 31 जनवरी 2022 दिया हुआ है, तो पीछे जा रहे हैं तो अपन माइनस कर देंगे विषम दिनों को। यदि आगे की डेट निकालनी हो तो प्लस कर देंगे। ठीक है, इतनी सी ही बात थी। आगे देखिए और क्वेश्चन। क्वेश्चन है 16 जनवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 16 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है? मतलब कहने का मतलब वही पीछे जा रहा है, वो 2015 से 2010। तो देख लो इस बीच में कितने लीप ईयर है। पहले तो ये देखो कितने साल है? 5 साल है। 5 में से 1 लीप ईयर है, 4 साधारण वर्ष है। 1 लीप ईयर में 2 विषम दिन और 4 साधारण वर्ष में 4। टोटल कितने विषम दिन आए? 6 विषम दिन। करना क्या है आपको? शुक्रवार में से 6 माइनस कर दो आप। शुक्रवार में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे? आपको आगे की डेट निकालनी होती थी तो विषम दिनों को जोड़ देते थे। अब क्या करना है आपको? पीछे की डेट निकालनी है तो विषम दिनों को माइनस कर दो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, के बाद अगला क्वेश्चन एक बार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके पास में कि यदि एक सप्ताह 7 के बदले 8 दिन का होता है, यदि एक सप्ताह 7 के बदले 8 दिन का होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तरीके से समझना इसको। और 8वां दिन एक नया दिन है। 8वां दिन क्या है? एक नया दिन है। यानी आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि एक वीक 7 दिन का होता है, लेकिन ये कह रहा है कि एक वीक 7 दिन का ना होके 8 दिन का है और 8वां दिन एक नया दिन है। ठीक है, मान लो कि वो नया दिन एक्स है। ठीक है, ये है नया दिन, अपन ने मान लिया। ठीक है, वो बोल रहा है वो जो दिन है नया, वो बुधवार और बृहस्पतिवार के बीच में है। यानी बुधवार और बृहस्पतिवार के बीच में आता है। कहने का मतलब इतना सा है कि उसने सिस्टम इतना सा चेंज कर दिया आपके सामने। देखो, आपको पता है ये सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में आता है बुधवार। ठीक है, और बुधवार के बाद में वैसे गुरुवार आता है, लेकिन जब उसने वीक 7 से 8 दिन का कर दिया तो क्या बोल रहा है? वो बुधवार के बाद में आएगा नया दिन, जो कि एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में वही गुरुवार। ठीक है, गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार। यानी ये 8 दिन का वीक हो गया अब आपका। ठीक है, ये 8 दिन का आपका वीक हो गया। ठीक है, वैसे 7 दिन का होता है, लेकिन उसने बोल रहा है तो अपने को मानना है। वो बोल रहा है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2018 को क्या है? सोमवार है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। इस क्वेश्चन के विषम दिन कैसे निकलेंगे? देखो, अगर 8 दिन का वीक है तो रिपीटेशन 8 दिन बाद होगा, यानी कि 365 में आप 8 का भाग दोगे तभी तो आपके साधारण वर्षों के विषम दिन आएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अब 8 के बाद होगा। पहले आप 7 का भाग दे रहे थे क्योंकि आपका 7 के बाद रिपीटेशन होता था, तो अब 8 के बाद होगा। तो 8 का भाग दो 365 में, कितने विषम दिन आएंगे? 8 चौक 32, बचे 4, 8 पंजे 40, तो 5 विषम दिन। यानी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन आए? 5।
अगर साधारण वर्ष में 5 विषम दिन आए तो लीप वर्ष में कितने आएंगे? लीप वर्ष के अंदर हो जाएंगे 6 विषम दिन, क्योंकि उसमें 366 दिन होते हैं। अब देखो कंडीशन बदल गई, पहले आपके पास साधारण वर्ष में 1 विषम दिन आता था, अब आपके पास में साधारण वर्ष में 5 विषम दिन है। पहले आपके पास लीप वर्ष में 2 विषम दिन आते थे, अब 6 विषम दिन है। क्यों? 8 की वजह से, क्योंकि 8 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, यानी एवरी 8 दिन के बाद में फिर वीक रिपीट होगा। यानी ये अपना वीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये नया दिन एक्स, फिर गुरु शुक्र शनि रवि। ठीक है, अब आप देख लो कि 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2025 के मध्य कितने वर्ष है? तो कितने वर्ष है इनके मध्य? इनके मध्य 7 वर्ष है। ठीक है, और इन 7 वर्षों में कितने लीप ईयर है? 2 लीप ईयर है। और कितने साधारण वर्ष है? 5। 2 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 12। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 25, क्योंकि 1 में 5 है तो 5 वर्षों में 25। 25 और 12 37, और 37 में जब 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 विषम दिन आ जाएगा, 2 विषम दिन। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है आपको, देखो 7 का भाग नहीं देना है, फिर से वही बात ध्यान रखो, आपको अल्टीमेटली उसने बोल दिया कि 8 का वीक है तो 8 का ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वो तो रिपीटेशन 8 के बाद ही होगा। तो अपन जो 7 का भाग देते आ रहे थे अब तक, यानी अपन 7 को मानते आ रहे थे वीक, की जगह उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो वीक 8 दिन का मानता हूं और वो 8वां दिन एक्स है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 7 का भाग देके बताया था कि एग्जाम में आप क्या करते, यहां तक पूरा सही भी कर देते तो फ्लो में यहाँ 7 का भाग देके गड़बड़ कर देते निश्चित रूप। तो आपको देना अल्टीमेटली 8 का ही भाग है, क्योंकि आपके लिए वीक जो है उसकी काउंटिंग 8 दिन की है। ठीक है, तो विषम दिन आपके 8 का भाग देने पे ही निकलेंगे, क्योंकि रिपीटेशन 8 दिन के बाद ही हो रहा है। 8 का भाग 37 में दोगे तो कितने विषम दिन आएंगे? 5। तो फाइनली कितने विषम दिन आए? 5। अब मुझे ये बताओ, उसने बोला है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो सोमवार में आपको +5 करना है। तो अब शुक्रवार मत करना जल्दीबाजी में, सोमवार में +5 करके आप, सॉरी सोमवार में +5 करके जल्दीबाजी में आप शनिवार मत करना। आपके फ्लो में क्या है? आपके फ्लो में क्या है कि मंडे में 5 जोड़ा सैटरडे, तो नहीं। आप ये देखो मंडे के बाद 5 जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो देखो 1 मंगलवार, देखो 1 जो आ रहा है वो मंगलवार, 2 बुधवार, 3 पे ये नया दिन, 4था गुरुवार और 5वां आ रहा है शुक्रवार। तो शुक्रवार इसका आंसर होगा। आप वहां फ्लो में मंडे में 5 जोड़ के शनिवार टिक मत करना, आपको आंसर जो है इसके अंदर क्या देना है? शुक्रवार। ठीक है, क्योंकि वो जो दिन है नया वो भी तो आ रहा है इसके अंदर, वीक के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था और बहुत यूजफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीसेट के दृष्टिकोण से और किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप मुझे बताओ कि कोई भी एक वर्ष है, ठीक है, में महीने में 29 दिन कौन कौन से महीने में आते हैं? कौन कौन से महीने में आते हैं? वर्ष के 11 महीनों में निश्चित तौर पे आते हैं। फरवरी का जो महीना है उसमें 4 वर्ष में एक बार 29 दिन आते हैं, यही बात है। यानी हर वर्ष 11 महीनों में तो फिक्स है कि 29 दिन आने हैं, क्योंकि किसी महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, तो 29 दिन तो आने ही आने हैं। और फरवरी में 29 दिन कब आता है? 4 साल में एक बार। तो सबसे पहले तो क्या करें अपन, 11 जो महीने हैं, सबसे पहले अपन क्या करें, 11 जो मंथ्स है, ठीक है, 11 मंथ्स को अपन 400 से डिवाइड कर दें तो 4400 महीने हो गए, जिनमें अपने पास में सीधे सीधे 29 दिन आएंगे। ठीक है, अब बात आती है अपने पास में फरवरी की, कि फरवरी में 29 दिन कब कब आएंगे? तो 4 वर्षों में एक बार होता है ऐसा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पता है कि प्रथम जो 100 वर्ष है उसके अंदर 24 ही लीप ईयर होते हैं। कितने? 24, क्योंकि 100वां वर्ष सेंचुरी ईयर है जो कि लीप ईयर नहीं होता है। फिर जो 200 वर्ष है उसमें भी क्या होते हैं आपके 24, फिर जो 300 वर्ष है उसमें भी क्या होते हैं 24, और जो 400 वर्ष है उसमें क्या होते हैं 25, क्योंकि 400वां वर्ष क्या है, सेंचुरी ईयर है, और इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 97। यानी ये वो 97 फरवरी के महीने हैं जिनमें 29 दिन आते हैं। ठीक है, यानी 29 फरवरी आती है, तो 4400 में आप 97 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा आपका 4497, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी रहती है। यदि महीना 31 दिन का है और सोमवार से शुरू होता है तो उस महीने में कितनी छुट्टियां हैं? कहने का मतलब यह है कि एक तारीख जो है महीने की उसको क्या है? सोमवार है। ठीक है, और महीना कितने दिन का है? 31 दिन का।
तो 1 के बाद 8 को सोमवार, 8 के बाद 15 को सोमवार, 15 के बाद 22 को सोमवार, 22 के बाद 29 को सोमवार। तो कितने सोमवार आए? 5। और रविवार कितने आएंगे? अगर 1 को सोमवार है तो 7 को क्या होगा? रविवार। 7 के बाद कब होगा? 14 को, 14 के बाद 21 को, 21 के बाद 28 को। तो 4 क्या है? रविवार। 5 + 4 आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो कितनी छुट्टियां पड़ी इस महीने में? महीने के अंदर पड़ी 9 छुट्टियां, सी ऑप्शन। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सोच समझ के अटेम्प्ट करें, जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? अभी अपन ने एक क्वेश्चन छोड़ के पहले सीखा था, क्या सीखा था कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। कैसे निकाला था? 100 वर्ष में कितने होते हैं? 24। 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है और उसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता है। 200 में फिर 24, फिर 200 से 300 में फिर 24, और फिर 400 में कितने? 25, क्योंकि 400वां वर्ष इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 400वां वर्ष क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, सेंचुरी ईयर है, ठीक है। कितने हुए? 97। 800 का पूछा है, इसको 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 400 का दुगना है 800, तो 97 का दुगना 2 से करेंगे तो 194। यानी कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 194 लीप वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक का भाई राजू उससे 536 दिन बड़ा है। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? विवेक का भाई राजू उससे 536 दिन बड़ा है, इसका मतलब यह है कि विवेक का जन्म जो है वो राजू के 536 दिन बाद हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि विवेक का जो जन्म है वो राजू के 536 दिन बाद ही हुआ ना, तभी तो राजू 536 दिन बड़ा हुआ, ठीक है। यानी राजू के जन्म के 536 दिन बाद विवेक का जन्म हुआ है, ठीक है। तो लिख लो इस बात को आप डिनोट कर लो कि राजू में जब 536 दिन आप प्लस कर दोगे तो विवेक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात कैलेंडर की हो रही है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही है। राजू के 536 दिन बाद, यानी 536 दिन बाद कौन पैदा हुआ है? विवेक पैदा हुआ है। जबकि उसकी बहन मोनिका राजू से 75 सप्ताह बड़ी है। मोनिका कितनी बड़ी है राजू से? 75 सप्ताह, अर्थात मोनिका के 75 वीक बाद में राजू का जन्म हुआ है। यानी कि मोनिका में अगर मैं 75 वीक का एडिशन कर दूं, के बाद में क्या आएगा? राजू का जन्म आएगा, राजू का जन्मदिन, ठीक है। समझ रहे हो बात को? यानी कि मोनिका के 75 सप्ताह बाद में राजू का जन्म हुआ है। उसने बोला है यदि मोनिका बुधवार को पैदा हुई है, उसने बोला है यदि मोनिका बुधवार को पैदा हुई है तो विवेक का जन्म कब होगा? यहाँ पे हिंदी में सही कर लें इसको, विवेक लिखना है, हिंदी में मिसप्रिंट है, सोनू लिखा हुआ है, ठीक है। यदि मोनिका बुधवार को पैदा हुई है तो विवेक किस दिन पैदा हुआ था, ठीक है। तो देखो मुझे एक बात ये बताओ आप कि मोनिका बुधवार को हुई है तो राजू कब होगा? राजू भी बुधवार को होगा, क्योंकि राजू 75 वीक बाद हो रहा है, और वीक अगर आ रहे हैं अपने पास में कंप्लीटली तो विषम दिन नहीं आएंगे। तो राजू का जन्म कब हुआ? राजू का जन्म भी बुधवार को हुआ। तो अपन लिख लेते हैं कि राजू भी वेडनेसडे को पैदा हुआ, ठीक है। अब राजू हमारे पास में वेडनेसडे को आ गया, ठीक है। राजू के 536 दिन बाद विवेक का जन्म हो रहा है। 536 में आप 7 का भाग दे लो, 536 में कितने का भाग दे लो आप? 7 का भाग दे लो। विषम दिन आएंगे, 7 सूती 49, बचे 4, 7 छक्की 42, तो 4 विषम दिन आपके पास में आ गए। अब ये बाद में जन्म हो रहा है, और आपको पता है राजू का जन्म बुधवार को हुआ है, बुधवार में क्या करेंगे? +4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? संडे। अर्थात क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा बी ऑप्शन, संडे, कि विवेक का जन्म रविवार को हुआ था। यह क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आने वाले कल के बाद का दिन शनिवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या दिन था? देखो आने वाले कल के बाद का दिन क्या है? शनिवार। यानी कि कहने का मतलब यह है डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, यानी कि आज क्या है? गुरुवार। आज क्या है? गुरुवार। वो बोल रहा है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी बुधवार, और बुधवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? रविवार। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा रविवार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है, कोई गलती नहीं करनी है। और देखिए क्वेश्चन है, मई 1993 को रविवार को कौन कौन सा दिनांक को आएगा? देखो मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को आएगा, यानी आपसे वो ये पूछना चाह रहा है ये बता दो इनमें से कौन कौन सी डेट को जो है मई 1993 में रविवार होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें सिंपली वही कॉन्सेप्ट है जो पहले यूज करते आ रहे हैं। आप क्या करो, आप 1 मई 1993 निकाल लो, ठीक है। आप 1 मई 1993 निकाल लो, निकाल सकते हो। कैसे? कितने फुल ईयर है? 1992 फुल ईयर है। 1992 में से 1900 सेंचुरी और 92 अपने जो है ऊपर के ईयर। 1900 सेंचुरी ईयर में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन।
92 में जो है कितने आपके लीप ईयर 23, तो कितने आपके साधारण वर्ष 69, 23 में कितने विषम दिन 46 और 69 विषम दिन साधारण वर्षों में। तो 46 में हम 7 का भाग देंगे कितना बचेगा 4, और 69 में 7 का भाग देंगे कितना बचेगा 6, 6 + 4 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो 3, यानी कि इन 92 वर्षों में तो 3 विषम दिन है और इन 1900 में क्या है 1 विषम दिन। अब आपके पास में 1 मई तक की डेट है, 1993 में लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी में तो विषम दिन हो गए 3, फरवरी में हो गए 0, और मार्च में कितने हो गए 3, अप्रैल में कितने हो गए 2, और मई की 1 तारीख। 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 में 7 का भाग दोगे तो कितने बचेंगे 2। तो फाइनली आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में कि आपके पास में 1 विषम दिन तो ये, 3 विषम दिन ये और 2 विषम दिन ये, तो 3 और 1 4 और 2 6, कितने बचे 6। तो 6 का कोड क्या होता है, 6 का कोड होता है शनिवार, 6 का कोड क्या होता है शनिवार, ठीक है। यानी 1 मई को क्या है 1 मई को शनिवार है, तो 2 मई को क्या होगा संडे, 2 मई को क्या होगा रविवार। अगर 2 को रविवार है तो फिर 9 तारीख को होगा, 9 को है तो फिर 16 को, 16 को है तो 23 को, 23 को है तो 30 को। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखो कि 2 मई को, 9 मई को, 16 मई को, 23 मई को और 30 मई को संडे होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 2 बातें काम आई आपके सामने, एक तो आपको दिन निकालना है और दिन निकालते फिर आपको जज कर लेना है कि कौन सा दिन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और देखो इसके बाद में क्वेश्चन है कि 1 वर्ष के किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, वही विषम दिन निकालते हैं। जैसे आपके सामने अप्रैल जुलाई दिया गया है, तो अप्रैल में कितने विषम दिन होते हैं 2, मई में कितने होते हैं 3, जून में कितने होते हैं 2, 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही 1 जुलाई को होगा। हो गया ना रिपीटेशन, देखो 7 होते ही 0 विषम दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा। आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो, आप चाहो तो मैंने आपको इसका नोट्स बताया है इस वीडियो में, उसके थ्रू आप इसको लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसमें देखते हैं क्वेश्चन। देखो डाटा सफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे, डाटा सफिशिएंसी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे कैलेंडर टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। उनके एक बार अपन प्रकार देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फरवरी 2000 में हरीश का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ था। फरवरी 2000 में, तो सबसे पहले तो बताओ आप 2000 क्या है लीप वर्ष है, ठीक है। और फरवरी का महीना है तो कितने दिन की आएगी 29 दिन की। अब आपको किसके थ्रू बताना है, 2 कथन दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि क्या एक कथन से काम हो रहा है क्या, या दूसरे से हो रहा है, या अकेले अकेले एक से हो रहा हो। यानी इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं, उसको अपने को समझना है। देखो टाइप क्या बनते हैं, जैसे आपने कथन 1 पढ़ा, ठीक है। अगर कथन 1 से आप ये फाइंड आउट कर पा रहे हो कि फरवरी 2000 में हरीश का जन्म किस तारीख को हुआ था, तो आप आंसर दे दोगे कथन 1 पर्याप्त है। सपोज करो आपने कथन 2 यूज किया, और कथन 2 को अगर पढ़ने के बाद आप आंसर देने में सक्षम हो और कथन 1 से भी निकाल पा रहे हो, तो आप ये लिखोगे कि दोनों से अकेले अकेले आंसर दिया जा सकता है। अगर आप कथन 1 से नहीं दे पा रहे हो, कथन 2 से दे पा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कथन 1 अपर्याप्त है, कथन 2 पर्याप्त है। यदि कथन 1 से आंसर आ रहा है तो कथन 1 पर्याप्त है, कथन 2 से नहीं आ रहा है तो कथन 2 अपर्याप्त है। और दोनों को मिला के आ रहा है तो हम लिखेंगे दोनों आवश्यक है, और अगर दोनों को मिला के भी नहीं आ रहा है तो अपन लिखेंगे दोनों कथन अपर्याप्त है इसका उत्तर देने के लिए। तो ये डाटा सफिशिएंसी है, यहाँ पे आपको इनका ध्यान रखना है, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए इनका विशेष ध्यान रखना है। मैंने जब ब्लड रिलेशन टॉपिक कवर किया था तो डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए थे, उसमें मैंने डाटा सफिशिएंसी को कैसे सोल्व करते हैं ये भी बताया था। तो अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो आप एक बार वो देख लीजिए जाके, भले टॉपिक अलग हो लेकिन डाटा सफिशिएंसी का पैटर्न एक रहता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन कि हरीश का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ था। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हरीश का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ था, तो सम का मतलब 2 4 6 8 आगे बढ़ाते जाओ। तो इसका मतलब जो है आप कोई सी भी एक तारीख पे आप जो है रुक नहीं सकते, हो सकता है 2 को हुआ हो सकता है 4 को हुआ हो सकता है 6 को हुआ हो। उसने बोला हरीश का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ था, तो ये आपको पता लग गया सम को हुआ था, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन सी तारीख, क्योंकि सम तारीख बहुत सारी है, 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8 भी है 10 भी है 12 भी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से अकेले अपन आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि हरीश की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या थी, हरीश की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या थी। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19
23 और 29, 29 का महीना है तो 29 तक अपन पहुंच गए। तो वो बोल रहा है कि अभाज्य संख्या थी। अब देखो इतनी सारी अभाज्य संख्या आ गई इस महीने में अपने पास में इतनी सारी अभाज्य संख्या आ गई, तो अपन नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सी तारीख को हुआ है। यानी दोनों स्टेटमेंट्स का अकेले अकेले उपयोग करके अपन आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या करें अपन, अब इस स्थिति में अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। यानी अपने लिए अब दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक हो गए, यानी एक पैराग्राफ हो गए। तो पहला स्टेटमेंट बोला है हरीश का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ था, और दूसरा बोल रहा है हरीश की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या थी। ये दोनों अब एक कर दिए अपन ने। तो इससे क्या साबित होता है कि हरीश का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ था और हरीश की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या है। तो दोनों को मिलाने पे क्या पता चला कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि 2, वो ही सिर्फ सम संख्या होती है। देखो हरीश का जन्म सम संख्या को होना चाहिए, यानी सम तारीख को, प्लस वो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, तो वो तो सिर्फ 2 ही है ना। इसके अलावा जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर में या तो 1 का भाग जाता हो या खुद का भाग जाता हो, बाकी किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे आप 5 लो, 5 में या तो 1 का भाग जाएगा या खुद का जाएगा। ठीक है, जैसे आप 11 लो तो 11, अब 1 का भाग तो सब में ही जाता है, तो आप कंसिडर मत करो। आप ये देखो 11 में 11 के अलावा किसी का भाग जा रहा है क्या? तो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे 29 है, 29 में सिर्फ 29 का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 1 का भाग तो सब में जाता है, तो उसको आप कंसिडर मत करो। ठीक है, आप सिंपल बात को समझो। तो इसका जो है आंसर कैसे दे सकते हो आप? इसका आंसर दे सकते हो दोनों कथनों को यूज करके। क्या बोलोगे आप कि 2 फरवरी 2000 को उसका जन्म हुआ है, यानी फरवरी की 2 तारीख को। लेकिन ये कब निकाल पाए आप? दोनों कथनों को यूज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन जो है आवश्यक है, यानी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन दोनों की एकत्रित जानकारी आवश्यक है। ये डाटा सफिशिएंसी है। तो इसमें थोड़ा सावधानी से आंसर देने होते हैं। आजकल सीसेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुतायत मात्रा में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अपन ने कर लिया, ये अपन कर चुके हैं कि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 100 वर्ष पहले उस तारीख को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में है एवांशु का जन्मदिन किस दिनांक को है। ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है एवांशु का जन्मदिन किस दिनांक को है, आपको इन कथनों का प्रयोग करके बताना है। कथन 1 कह रहा है कि एवांशु का जन्मदिन एक देश के गणतंत्र दिवस पर है। अब कौन से देश के गणतंत्र दिवस पर है ये कथन 1 में वो नहीं बोल रहा है, बस ये पता लग गया गणतंत्र दिवस पे है, तो इससे अकेले आंसर आप नहीं दे सकते। फिर बोल रहा है देश का राष्ट्र ध्वज एक तिरंगा झंडा है जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। तो कथन 2 बोल रहा है कि देश का राष्ट्र ध्वज एक तिरंगा झंडा है जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है कि ये भारत का झंडा है। किसका? भारत का। लेकिन आप इससे डेट नहीं बता सकते, अकेले सेकंड स्टेटमेंट से आप डेट नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ अकेले सेकंड स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है? ये भारत का झंडा है। लेकिन आप अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइंड करते हो तो आप बता सकते हो कि गणतंत्र दिवस किसका? भारत का। तो भारत का गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को। तो आप बता सकते हो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंडली प्रयोग करके। यानी आपको दोनों की सख्त आवश्यकता है इसका उत्तर देने के लिए कि एवांशु का जन्मदिन किस दिनांक को है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ क्या होंगे? पर्याप्त होंगे इसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, समझ के आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है। सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है, वही डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। कथन 1 को प्रयोग करके देखो। कथन 1 कह रहा है टॉम को ठीक से याद है कि उसका जन्मदिन मंगलवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका जन्मदिन या तो बुधवार को आएगा, या फिर उसका जन्मदिन गुरुवार को आएगा, या फिर उसका जन्मदिन शुक्रवार को आएगा, क्योंकि मंगलवार के बाद और शनिवार के पहले का तो यही मतलब हुआ। तो कोई सा भी एक दिन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसने बोला है सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है, तो आपको इन तीनों में से कोई एक दिन पता ही नहीं चल पा रहा, बस ये पता लगा है बुध गुरु शुक्र को आएगा। तो स्टेटमेंट 1 से अकेले अपन उत्तर नहीं दे सकते। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि अनु को ठीक से याद है उसका जन्मदिन गुरुवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद आता है। तो अनु का कहने का मतलब है कि या तो मंगलवार को आता है या फिर बुधवार को आता है। ठीक है, तो इससे भी अकेले अपन उत्तर नहीं दे सकते कि कौन से दिन को आता है। ठीक है, दोनों को कंबाइंड करो। जब आप दोनों को कंबाइंड कर रहे हो तो आपको कॉमन दिन मिल रहा है बुधवार, यानी दोनों को कंबाइंड करने पे आप उत्तर दे पा रहे हो कि बुधवार को जन्म होगा। क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में मंगलवार नहीं है और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें गुरुवार शुक्रवार नहीं है। कॉमन कौन सा है? बुधवार है। यानी दोनों में कॉमन कौन सा है? बुधवार। यानी बात कॉमन पकड़े में आ गई। तो यानी बुधवार को क्या है? सुजाता का जन्मदिन पड़ता है। तो दोनों को मिला के आप उत्तर दे सकते हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि
कथन 1 और 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा सफिशिएंसी है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यूवी के विवाह की सालगिरह कब है? यूवी के विवाह की सालगिरह कब है? स्टेटमेंट 1 है महीने के 7वें दिन। अब ये तो पता लग गया महीने की 7वीं तारीख को है, लेकिन कौन सा महीना ये पता नहीं लग पा रहा, तो कैसे बताओगे आप सालगिरह कब है? 7 तारीख को है, लेकिन कौन से महीने की? तो फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं बता सकते। सेकंड स्टेटमेंट है एक लीप वर्ष में उस महीने में केवल 29 दिन होते हैं। तो आपको पता है लीप वर्ष जो है वो फरवरी का होता है, यानी कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। लेकिन अकेले सेकंड स्टेटमेंट से आप ये नहीं बता सकते कौन सी तारीख होगी, क्योंकि अकेले सेकंड स्टेटमेंट से आपको क्या पता लग रहा है कि फरवरी के महीने में उसका जो है, फरवरी के महीने में उसकी सालगिरह है। ठीक है, लेकिन डेट नहीं है अपने पास, डेट नहीं है, यानी दोनों से अकेले अकेले उत्तर नहीं दे सकते। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो अपन उत्तर दे सकते हैं कि महीने का 7वां दिन, और महीना कौन सा? एक लीप वर्ष में उस महीने में केवल 29 दिन होते हैं, यानी 7 फरवरी को उसकी सालगिरह पड़ती है। तो दोनों जो कथन है वो पर्याप्त है, कथन 1 और कथन 2 एक साथ पर्याप्त है। तो सावधानी से उत्तर देना है, ये नहीं पढ़ते पढ़ते टाइम ही कंबाइंड कर दो दोनों को और फिर गड़बड़ हो जाए। ठीक है, सोच समझ के इसके अंदर आंसर देने होते हैं। और देखिए क्वेश्चन है आरती का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। इसने बोला है कि आरती जो है वो प्रणवी से, किससे? प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग पा रहा है क्या? इससे आपको पता लग पा रहा है क्या कि आरती का जन्म कब हुआ था? बस ये पता लग पा रहा है कि प्रणवी से 6 साल बड़ी है। अगर आपको प्रणवी का जन्म पता होता तो आप आरती का बता देते। अब आपको प्रणवी का जन्म नहीं पता स्टेटमेंट 1 से, तो स्टेटमेंट 1 से अकेले आंसर नहीं दिया जा सकता। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। तो प्रणवी की बहन का जन्म, प्रणवी की जो बहन है, ठीक है, प्रणवी की बहन का जन्म हुआ है 1982 में। तो इससे अपने को कुछ भी पता नहीं लग पा रहा, प्रणवी का जन्म का पता नहीं लग पा रहा है, तो भी अपन इससे भी आंसर नहीं दे सकते। आरती का तो कहां से पता लगेगा अपने को? प्रणवी का ही जन्म नहीं पता लग पा रहा, कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा। स्टेटमेंट 3 है आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। वो बोल रहा है कि आरती की जो बहन है वो प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। ठीक है, जो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, जो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। कहने का मतलब यह है कि आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। ठीक है, जो का मतलब है नियर बाय स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, तो प्रणवी की जो बहन है वो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। प्रणवी की बहन प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, अकेले थर्ड स्टेटमेंट को प्रयोग करके भी आंसर आप नहीं दे सकते कि आरती का जन्म किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, अब अपन तीनों को कंबाइंड कर देते हैं। ठीक है, तीनों को एक पैराग्राफ मान लेते हैं अपन। अपने लिए अभी 3 नहीं है, अपने लिए अभी एक ही स्टेटमेंट है ये पूरा। ठीक है, तीनों मिला के एक पैराग्राफ है। तो तीसरा स्टेटमेंट यूज करो कि आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। तो प्रणवी की जो बहन है उसका जन्म कब हुआ है? 1982 में। तो इसका मतलब आरती की बहन का जन्म कब होगा? आरती की बहन का जन्म होगा 1984 में, आरती की बहन का जन्म। ठीक है, अब उसने बोला है जो 8 वर्ष छोटी है, किससे? प्रणवी की बहन से, यानी आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है। इसका मतलब आरती की जो बहन है उसका जन्म 1984 में हुआ है। और वो बोल रहा है प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है जो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है, यानी कि प्रणवी की जो बहन है वो प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रणवी की बहन का जन्म कब हुआ है? 1982 में। तो प्रणवी का जन्म कब होगा? 1974 में। कब होगा? 1974 में। इसका मतलब इधर देखो, प्रणवी का जो जन्म है वो कब होगा? 1974 में, क्योंकि प्रणवी जो है खुद की जो बहन है उससे 8 वर्ष छोटी है। प्रणवी जो है खुद की बहन से क्या है? 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो अगर प्रणवी का जन्म अगर 1974 में हुआ है, प्रणवी का जन्म अगर 1974 में हुआ है, तो मुझे आप ये बताओ कि आरती का जन्म कब होगा? आरती प्रणवी से, आरती जो है प्रणवी से, आरती जो है वो जो है प्रणवी से 6 वर्ष क्या है? 6 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो इसका मतलब आरती का जन्म होगा 1968 में। आरती का जन्म होगा 1968 में। तो आप ये देखो तीनों स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है उसमें। आप किन्हीं भी 2 से या किसी अकेले से आंसर नहीं दे सकते थे। किन्हीं भी 2 से या किन्हीं अकेले से आप आंसर नहीं दे सकते थे। क्या दे सकते थे क्या? मुझे बताओ, इसको चेक करके एक बार। क्या आपको कहीं कोई ऐसी स्थिति नजर आ रही हो? जैसे सेकंड और थर्ड का प्रयोग कर लो आप, कि प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था, आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष
छोटी है, ठीक है। तो आपका आरती की बहन का तो पता लग रहा है, लेकिन आरती का पता नहीं लग पा रहा है, आरती का पता नहीं लग पा रहा है। आरती का पता तो आपको स्टेटमेंट 1 से ही लगेगा कि आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। इसको प्रयोग करके ही आप आरती का जन्म बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी आवश्यक है, यानी कि सी ऑप्शन। अब देख लो, बहुत समझदारी से करना होता है इनको अटेम्प्ट, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है। वहां पे फिर कंफ्यूजन हो आपको, या फिर जल्दीबाजी में आप गलत टिक कर दो और आपको पता लगे नहीं आंसर तो जो है 2 से भी आ रहा था, आंसर अकेले से भी आ रहा था, या आंसर तीनों को कंबाइंड यूज करके भी आ रहा था, तो समझ लो कि कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली हमें सोल्व करना होता है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन इसके बाद में एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। वो क्वेश्चन ये है कि 2 लीप ईयर्स के मध्य अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। सावधानी से पढ़ो इस क्वेश्चन को कि 2 लीप ईयर्स के मध्य अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। तो जल्दीबाजी में उत्तर आप मत दे देना इसका 4 वर्ष। 4 वर्ष उत्तर नहीं है इसका, 4 वर्ष उत्तर इसका नहीं है। 2 लीप वर्ष के मध्य उसने बोला है अधिकतम अंतर, तो अधिकतम अंतर होता है 8 वर्ष का। कैसे, देखो यदि सपोज करो आपके पास में दिया हुआ हो 1996, तो अगला लीप ईयर कब आएगा 2000 में, तो यहां कितना अंतर हुआ 4 वर्ष का, ठीक है। अब इसकी जगह अगर आपको दिया हुआ हो सपोज करो कि 1896, तो अगला जो लीप ईयर है वो 1900 में नहीं आएगा, क्योंकि 1900 एक लीप ईयर नहीं है, 1900 सेंचुरी ईयर है जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। सन 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए लीप ईयर है वो। तो यहाँ पे अगला लीप ईयर कब आएगा, अगला लीप ईयर आएगा 1904 में। तो 1896 से 1904 की दूरी कितनी हुई 8 वर्ष की। तो अधिकतम अंतर जो है वो 8 वर्ष का होता है। कितने का, 8 वर्ष का। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात थी। ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, दिखने में आपको लग रहे होंगे सिंपल से, पर ऐसे सवाल आपको जनरली जो है कहीं भी ऐसे नहीं मिलेंगे। ये सभी सवाल जो है माइंड की आपकी कंडीशनिंग के सवाल है, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करे वैसे सवाल है, ठीक है। तो ये अपना कैलेंडर टॉपिक था। आपको जो है 2 वीडियो पहले मिल चुके हैं जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करी थी। इस वाले वीडियो में हमने मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया है, मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब आप इतने सक्षम हो इन तीनों वीडियोस को सीख के और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद कि आप कोई सा भी क्वेश्चन सीसेट तो क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कैलेंडर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस मैंने आपको पीवाईक्यू का भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया हुआ है कैलेंडर का, तो आप उसको भी देख लीजिएगा अगर डाउट हो तो। बाकी खुद से आप क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करें, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं तो, ठीक है। तो कैलेंडर बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी अपने को जो है ताम जाम के, सिंपली एक सिंगल कॉन्सेप्ट विषम दिन के दम पे अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सीसेट की तैयारी करने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग जो है निश्चिंत होके और द आईएएस हाउस यूट्यूब चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली जो है बहुत फायदा होने वाला है कि ये जो प्रोग्राम हमने जो डेवलप किया है विशेष तौर पे सीसेट के लिए और विशेष तौर से हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ये। इस प्रोग्राम के अंदर हम एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 तरीके से कवर करते हुए जा रहे हैं और उसकी सीरीज डेवलप करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ मिलता जाएगा 1 बाय 1। जैसे ब्लड रिलेशन टॉपिक अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपना ये कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद भी अपन जारी रखेंगे, अभी अपन टॉपिक्स कंप्लीट रखेंगे, फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम करेंगे फरवरी के महीने से। इसमें क्या करेंगे अपन, उसके अंदर डेली बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सीसेट लेवल के, जिनके माध्यम से आपकी तैयारी को धार मिले और आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको अलग से पढ़ने के लिए टाइम भी ना देना पड़े, ठीक है। तो थैंक यू।